नमस्कार दर्शकों, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक मर्तबा फिर राष्ट्र को संबोधित किया और अपने संबोधन के दौरान उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट चीज ये कही है कि जब अनलॉक था तब हम हिदायतें बरतते थे, तब हम 20 सेकंड तक हाथ भी धोते थे, सोशल डिस्टेंसिंग 2 गज की दूरी भी रखते थे, मास्क भी पहनते थे और कोशिश करते थे कि क्राउडेड जगह पे ना जाया जाए। हालांकि लॉकडाउन के दौरान क्राउडेड जगह होती नहीं थी, लेकिन फिर भी इस तरह की हिदायतें बरते थे। लेकिन अनलॉक 1, अनलॉक 2 कल से शुरू होने वाला है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि अब हम उन चीज़ों को नज़रअंदाज कर रहे हैं जो चिंता का विषय बन सकते हैं। अब हम वो 20 सेकंड का ध्यान नहीं देते हैं कि 20 सेकंड हाथ धोने हैं। अब हम वो ध्यान नहीं देते हैं कि 2 गज की दूरी रखनी है। हम अनलॉक का कहीं ना कहीं दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्होंने हिदायतें दी है कि अगर 133 करोड़ आबादी वाले देश को बचाना है तो हमें उन सभी चीज़ों का ख्याल रखना होगा जो हम लॉकडाउन के दौरान रखते रहे। फिर से एक बार मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं, आपके लिए भी प्रार्थना करता हूं, आपसे आग्रह भी करता हूं, आप सभी स्वस्थ रहिए, 2 गज की दूरी का पालन करते रहिए, गमछा, फेस कवर, मास्क ये हमेशा उपयोग कीजिए, कोई लापरवाही मत बरतिए। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन लोगों को भी सख्त हिदायतें दी हैं जो अपने असर रसूख के चलते मास्क वेयर नहीं करते। उन्होंने एग्जाम्पल दी कि किसी देश के प्रधानमंत्री को 13,000 रुपए का फाइन हुआ है। फाइन इसलिए हुआ है क्योंकि वो पब्लिक प्लेस में बिना मास्क के आ गए थे और उन्होंने कहा कि चाहे गांव का प्रधान हो चाहे प्रधानमंत्री हो, नियम कायदे सबसे ऊपर है। हम ये भी देख रहे हैं कि जब से देश में अनलॉक 1 हुआ है, व्यक्तिगत और सामाजिक व्यवहार में लापरवाही जरा बढ़ती ही चली जा रही है। पहले हम मास्क को लेकर, 2 गज की दूरी को लेकर 20 सेकंड तक दिन में कई बार हाथ धोने को लेकर बहुत सतर्क थे। लेकिन आज जब हमें ज्यादा सतर्कता की जरूरत है तो लापरवाही बढ़ना बहुत ही चिंता का कारण है। साथियों, लॉकडाउन के दौरान बहुत गंभीरता से नियमों का पालन किया गया था। अब सरकारों को, स्थानीय निकाय की संस्थाओं को, देश के नागरिकों को फिर से उसी तरह की सतर्कता दिखाने की जरूरत है। विशेषकर कंटेनमेंट जोन्स, उस पर तो हमें बहुत ध्यान देना होगा। जो भी लोग नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, हमें उन्हें टोकना होगा, रोकना होगा और समझाना भी होगा। अभी आपने खबरों में देखा होगा, एक देश के प्रधानमंत्री पर 13,000 रुपये का जुर्माना इसलिए लग गया क्योंकि वो सार्वजनिक स्थल पर मास्क पहने बिना गए थे। भारत में भी स्थानीय प्रशासन को इसी चुस्ती से काम करना चाहिए। ये 130 करोड़ देशवासियों के जीवन की रक्षा करने का अभियान है।
भारत में गांव का प्रधान हो या देश का प्रधानमंत्री, कोई भी नियमों से ऊपर नहीं है। दर्शकों, प्रधानमंत्री ने 80 करोड़ आबादी वाले लोगों को, जिनको मुफ्त राशन पहले दिया जा रहा था कोविड-19 के चलते, उस मुफ्त राशन की अवधि को नवंबर एंडिंग तक बढ़ा दिया। दिवाली से छठ पूजा तक इनको ये राशन मिलेगा। ये बहुत बड़ा फैसला है एक्सटेंशन करने का, और मुझे लगता है कि इसी फैसले को लेकर के आज प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित भी किया कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार अब दिवाली और छठ पूजा तक, यानी नवंबर महीने के आखिर तक कर दिया जाएगा। यानी 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने वाली ये योजना अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में भी लागू रहेगी। सरकार द्वारा इन 5 महीनों के लिए 80 करोड़ से ज्यादा गरीब भाई बहनों को हर महीने परिवार के हर सदस्य को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल मुफ्त मुहैया कराया जाएगा। और साथ ही प्रत्येक परिवार को हर महीने 1 किलो चना भी मुफ्त दिया जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के इस विस्तार में 90,000 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च होंगे। और अगर इसमें पिछले 3 महीने का खर्च भी जोड़ दें तो ये करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपया हो जाता है। अब पूरे भारत के लिए हमने एक सपना देखा है। कई राज्यों ने तो बहुत अच्छा काम भी किया है। बाकी राज्यों पर भी हम आग्रह कर रहे हैं कि इसको काम को आगे बढ़ाएं। और काम क्या है? अब पूरे भारत के लिए एक राशन कार्ड की व्यवस्था भी हो रही है। यानी एक राष्ट्र एक राशन कार्ड, 1 नेशन 1 राशन कार्ड। इसका सबसे बड़ा लाभ उन गरीब साथियों को मिलेगा जो रोजगार या दूसरी आवश्यकताओं के लिए अपना गांव छोड़ करके कहीं और जाते हैं, किसी और राज्य में जाते हैं। साथियों, आज गरीब को, जरूरतमंद को सरकार अगर मुफ्त अनाज दे पा रही है तो इसका श्रेय प्रमुख रूप से 2 वर्गों को जाता है। पहला, हमारे देश के मेहनती किसान, हमारे अन्नदाता, और दूसरा हमारे देश के ईमानदार टैक्स पेयर। आपका परिश्रम, आपका समर्पण ही जिसकी वजह से देश ये मदद कर पा रहा है। आपने देश का अन्न भंडार भरा है, इसलिए आज गरीब का, श्रमिक का चूल्हा जल रहा है। आपने ईमानदारी से टैक्स भरा है, अपना दायित्व निभाया है, इसलिए आज देश का गरीब इतने बड़े संकट से मुकाबला कर पा रहा है। मैं आज हर गरीब के साथ ही देश के हर किसान, हर टैक्स पेयर का हृदय से
बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उन्हें नमन करता हूं। दर्शकों ने प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर के भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों से बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के विक्रम मल्होत्रा, क्षमा कीजिए विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी थे, और कांग्रेस के डॉक्टर राशिद चौधरी से दोनों से बातचीत की। आइए देखते हैं उनका क्या कहना है। दर्शकों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित किया और विपक्ष को ये उम्मीद थी कि कहीं ना कहीं चाइना को लेकर के किसी तरह का वक्तव्य देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन को कोविड-19 तक सीमित रखा। और उसकी वजह यह भी है, दर्शकों हम सब जानते हैं, 130 करोड़ की आबादी वाले देश में जब इस तरह का वायरस आता है तो सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है। हालांकि चाइना जो चुनौती है उसको लेकर के भारतीय सेनाओं को खुला हाथ दे दिया गया है, लेकिन विपक्ष फिर भी सवाल उठाता है कि बार बार जब ये पूछा जा रहा है कि यथास्थिति को बताया जाए कि आखिर बॉर्डर पर क्या स्थितियां बनी हुई है चाइना के साथ, लेकिन केंद्र सरकार नहीं बताई। इस पर चर्चा करेंगे विक्रम रंधावा जो फॉर्मर एमएलसी रह चुके हैं, बड़े नेता है भारतीय जनता पार्टी के। विक्रम जी, स्वागत है आपका। बार बार ये सवाल उठता है कि कांग्रेस ये बार बार कहती है, और कांग्रेस ने पहले भी कई मरतबा कहा है कि जब एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, सबूत मांगे, इस बार भी वो सबूत मांग रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में चाइना को लेकर के एक भी टिप्पणी नहीं। क्या कहेंगे आप? देखिए विनोद जी, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश को संबोधित किया है 4 बजे, और मुझे लगता है कि पूरे देश को भी लगता है कि जिस तरीके से पूरी दुनिया और देश जो है कोविड-19 के साथ ग्रस्त है, और प्रमुखता से लोगों का दृष्टिकोण भी यही था कि शायद प्रधानमंत्री जी इसी विषय पे बात करेंगे कि आने वाले दिनों में जैसे अभी अनलॉक 2 का पीरियड शुरू हो रहा है कल से, और 31 जुलाई तक लॉकडाउन भी चल रहा है, उसके बावजूद भी कुछ प्रावधान, कुछ रिलैक्सेशन दी गई है, तो कैसे हमने इस चीज से बच के रहना है। और बहुत बेहतरीन तरीके से प्रधानमंत्री जी ने न सिर्फ राष्ट्र को संबोधित किया बल्कि पूरे राष्ट्र को बताया भी कि पिछले 3 महीने से केंद्र सरकार देश के अंदर जरूरतमंद परिवारों की जरूरतें कैसे पूरी कर रही है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी 80 करोड़ के करीब लोगों को, जरूरतमंद लोगों को जो है मुफ्त राशन उपलब्ध करवाया गया है। और आने वाले 4 महीने लगातार, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, ये 4 महीने भी लगातार इन परिवारों को, जरूरतमंद परिवारों को मुफ्त में राशन उपलब्ध कराया जाएगा। हालांकि हल्के फुल्के काम भी शुरू हो चुके हैं, हल्का फुल्का व्यापार भी शुरू हो चुका है, उसके बावजूद भी केंद्र सरकार इस विषय को लेकर गंभीर है कि कोई भी देश का नागरिक जो है वो भूखा ना रहे, कोई भी थाली जो खाली ना रहे। पर अफसोस ये लगता है कि बेबुनियाद सी अपोजिशन, खास करके मैं कहूंगा कांग्रेस, जिनकी की सोच शुरू से ही देश के अंदर अराजकता फैलाने वाली रही है, उनके पास अब रहना कुछ बचा तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को घेरने के प्रयास में तो बेबुनियाद से डिमांड करते हैं। मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधित किया है देश को, आज बहुत बेहतरीन तरीके से किया है, और जिन पहलुओं को छूना चाहिए था उन्होंने छुआ है। विक्रम जी, आज आप विपक्ष में होते तो क्या आप इस मुद्दों को नहीं उठाते? आप सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब भी विपक्ष में रही है, भारतीय जनता पार्टी ने अगर देश के ऊपर कोई त्रासदी आई है तो सरकार को हमेशा समर्थन दिया है और लोहे की तरह खड़ी रही है, चाहे वो अपोजिशन में रहे हो या ना भी रहे हो। और वर्तमान परिस्थितियों में भी, चाहे वो चाइना वाला इशू है, चाहे कोई और भी इशू है, मुझे लगता है कि अपोजिशन को बजाय इस बात के कि प्रधानमंत्री से सवाल करने के, प्रधानमंत्री और सरकार के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़े होना चाहिए। आज देश की जनता जानती है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरीके के सख्त निर्देश जो है और फ्री हैंड जो है वो हमारी सेना को दिया है, और उसी का कारण है कि पाकिस्तान के साथ साथ चाइना के भी घुटने जो है लगभग तय दिख रहा है कि टिके हुए हैं। और ये कांग्रेसी शायद भूल गए हैं कि ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2020 का भारत है। ये जवाहरलाल नेहरू का भारत नहीं है जहां कबूतर छोड़े जाते थे और हिंदी चीनी भाई भाई करके 36,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया चाइना को प्लेट में डाल के दे दिया जाता था। ये 2020 का नरेंद्र मोदी का भारत है। यहां चाइना से देना तो बड़ी दूर की बात है, चाइना के पास जो कांग्रेसियों की गलती की वजह से जो हमारा इलाका चला गया है उसको वापस लाने की तैयारी हो रही है। विक्रम जी, कांग्रेस के लोग ये कहते हैं कि 1962 से 2020 तक जो तामीर और तरक्की हुई है, जो हमने इक्विपमेंट्स बनाए, जो परमाणु शक्ति भारत बना है, उसमें क्या कांग्रेस का योगदान नहीं है? यूपीए सरकार का योगदान नहीं है क्या? देखिए, यूपीए तो बना ही 2004 में और 2014 तक यूपीए रहा, और यूपीए के अंदर जो घटक दल हैं ये 2004 से पहले
घोर विरोधी होते थे कांग्रेस के। और अलबत्ता हम ये कहेंगे कांग्रेस ने ही सब कुछ किया है, तो वो मैं उससे बिल्कुल मुतफिक नहीं हूं। कांग्रेस की तबाही का ही जो नजरिया है पूरे देश ने भुगता है। जो 70 वर्षों से गरीब था उसको और गरीब बनाया गया है, और गरीबी खत्म करते करते गरीब को खत्म करने का प्रयास किया गया है। मैं यकीनन कह सकता हूं कि आज लोगों को महसूस हो रहा है कि इन 6 वर्षों में जिस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पे भारत आगे खड़ा हुआ है, इससे पहले भारत की इतनी अच्छी स्थिति कहीं नहीं थी। और जितने भी बाकी मुल्क हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो रशिया हो, यहां तक कि इजराइल भी हो, मुझे लगता है कि इस चाइना के एपिसोड के बाद जिस तरीके से खुल के ये राष्ट्र भारत के साथ लोहे की दीवार की तरह खड़े हुए हैं, इससे पहले ये कभी नहीं खड़े हुए थे। हमेशा भारत को जो है मुंह की खानी पड़ी थी, और उसी का नतीजा है कि 1962 की जो वार है वो चाइना के आगे हमें घुटने टेकने पड़े, और हमने काफी बड़ा क्षेत्र जो है, जो अक्साई चीन का क्षेत्र है, वो कांग्रेस की गलत नीतियों की बदौलत जो है हमें चाइना के आगे उसको छोड़ना पड़ा। विक्रम जी, नेपाल आंखें दिखा रहे हैं आपको, बांग्लादेश के साथ दोस्ताना रिश्ते चीन बना रहा है, और आप कह रहे हैं कि आपको बड़ा समर्थन मिल रहा है। देखिए, मुझे लगता है कि नेपाल भी वर्तमान परिस्थितियों को भली भांति समझ चुका है कि चाइना कितना के हितैषी उसका हो सकता है। और मैं यकीनन कह सकता हूं कि वर्तमान में जो इस वक्त लीडरशिप नेपाल में है, अगर वो समय रहते नहीं संभली और चाइना के गेम प्लान में वो कहीं आ गए, तो ऐसा ना हो कि नेपाल का भी हाल जो है वो तिब्बत वाला हो जाए, और फिर नेपालियों को भी शरण लेने के लिए भारत के पास आना पड़े। वर्तमान में परिस्थितियों में भारत जो है नेपाल के लिए बड़ा सकारात्मक है, बड़ी सहज हमने सोच रखी है कि अगर कहीं गलती उनसे हो रही है, चाइना के ट्रैप में वो आ रहे हैं, उससे बच जाए तो उनके लिए बेहतर रहेगा। अलबत्ता भारत एक मजबूत राष्ट्र है, और आज दुनिया ने माना है कि भारत जो है वो सक्षम है हर तरीके की मुसीबत को झेलने के लिए। और कहीं पर भी हमारे जो अड़ोस पड़ोस में जो भी मुल्क है, पाकिस्तान ने 30 वर्षों से जम्मू कश्मीर के अंदर एक आतंकवाद का माहौल बना रखा है, और आज पाकिस्तान के भी घुटने टिक चुके हैं। और यहां तक कि जो पाकिस्तान के इशारों पे पलने वाले हुर्रियत के लोग थे, आज वो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस छोड़ के तो घर में बैठना ज्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि जो 30 साल से आग लगाई थी वो आग अब बुझ चुकी है, अब हमारा एजेंडा चलने वाला है नहीं। आप आने वाले दिनों में देखिएगा विनोद जी, जिस तरीके से कोविड-19 के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया है, ये चाइना तो क्या ऐसा एपिसोड कोई और भी अगर खड़ा होगा, हम भली भांति उसको टैकल करने में सक्षम है। विक्रम जी, एक और बड़ी दिलचस्प बात प्रधानमंत्री ने कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक किसी दूसरे देश का हवाला देते हुए कहा कि उस देश के प्रधानमंत्री को 13,000 रुपये का जुर्माना सरकार ने लगाया, एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाया, क्योंकि वो सार्वजनिक जगह पर मास्क बिना पहने आ गए थे। और उन्होंने कहा कि चाहे गांव का प्रधान हो, यहाँ प्रधानमंत्री हो, नियम कायदे सब उनसे ऊपर है। लेकिन बदकिस्मती की बात है, कुछ रोज पहले हमारे यहाँ डिप्टी मेयर और फार्मर एमएलए या फिर फार्मर नेता, फार्मर एमएलए ने आज सोशल डिस्टेंसिंग को वायलेट किया, एफआईआर लगी, लेकिन कार्रवाई बीजेपी ने होने नहीं दी। देखिए, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है। अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी सबके लिए संबोधित करते हैं, जब संबोधित करते हैं उनका संबोधन केवल मात्र भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं या समर्थकों के लिए नहीं होता है, वो राष्ट्र को होता है। और अब आने वाले दिनों में हमें कोविड-19 के साथ ही चलना है। अब बचना है तो खुद के लिए बचना है, ये प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बचना है। क्योंकि जिस तरीके से बहुत बेहतरीन तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का अक्षरशः आग्रह का पालन हुआ है, मुझे लगता है कि अगर कहीं भूल चूक हुई है तो इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, और ऐसी भूल दोबारा ना हो। कहीं भी हम सामाजिक स्थान पे खड़े हो, हमारा मास्क हमारे चेहरे पे रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंस मेंटेन रहना चाहिए। ये हमने प्रधानमंत्री जी के लिए कोई एहसान नहीं करना है, ये हमने खुद के लिए करना है। और इस वक्त भी कोई भी नागरिक हो, 135 करोड़ की हमारी आबादी है, हम ये मान के चलें कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब संबोधित करते हैं तो 135 करोड़ हिंदुस्तानियों को संबोधित करते हैं, तो उनका अक्षरशः पालन होना चाहिए। अगर कहीं भूल चूक हुई है तो मुझे लगता है कि इसके भी उन लोगों को इंट्रोस्पेक्शन करनी चाहिए। विक्रम जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद विनोद जी, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने पहले विक्रम रंधावा, जो भारतीय जनता पार्टी के फॉर्मर एमएलसी रहे हैं, बड़े नेता हैं, उनसे बातचीत की कि जो संबोधन अभी राष्ट्र के नाम प्रधानमंत्री ने किया है उसमें क्या खास है। और अब हम करेंगे डॉक्टर राशिद चौधरी, जो फायर ब्रांड नेता है, कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। डॉक्टर राशिद, स्वागत है आपका। धन्यवाद। वेल, आप इस संबोधन को किस तरीके से लेते हैं? 80 करोड़ लोगों को जो पहले मुफ्त राशन दिया जा रहा, उसको नवंबर एंडिंग तक एक्सटेंड कर दिया गया, क्या कहेंगे आप? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो भाषण
जिसकी बात की जा रही थी कि आज वो करेंगे, संबोधित करेंगे नेशन को, जी उसका इंतज़ार था हमें भी, और लगता था पूरी नेशन को और हमें भी कि कुछ आज वो ख़ास करने वाले हैं। पर आज का जो उनका भाषण है वो कुल मिला के एक किसी कंसर्न डिपार्टमेंटल मिनिस्टर या कोई एक आम नेता का भाषण है। वो हिंदुस्तान की 1.5 बिलियन जो लोग हैं, 1.5 अरब आबादी के आसपास हम पहुंच जाएंगे, 1.3 हैं हम ही, तो यूं कह लीजिए कि इतना एक बड़ा जो देश है वो अपेक्षा कर रहा था, वो वाला भाषण तो नहीं है। बहरहाल इसमें जैसे उन्होंने खुद आज अपने मुंह से कहा कि 80 करोड़ गरीब लोगों को जो राशन की स्कीम है जो शुरू की थी वो कंटिन्यू रहेगी नवंबर तक, तो ये तो अच्छी बात है। मगर दुख की बात ये है कि ये राशन की स्कीम शुरू तो जब हुई थी तब भी अभी तक इम्प्लीमेंटेशन इसका प्रॉपरली नहीं है, ग्राउंड पे कुछ दिखता नहीं है, बड़ा कम है पर बहुत कम है। और आगे भी अभी हरियाणा में, पंजाब में, यूपी में गंदम के, गेहूं के और चावल के जो गोदाम हैं वो ऐसे ही पड़े हैं और वो सड़ रहे हैं। सरकार उनके मुतालिक ना कोई पॉलिसी ले पा रही है, ना मिनिमम जो प्राइस है वो डिसाइड करके कम कर पा रही है या कुछ खरीद पा रही है। तो ये बोलने वाला भाषण जरूर है मगर इसके अंदर से नहीं निकल रहा। दूसरी बात ये है कि जो देश के सामने इस वक्त सबसे बड़े 2 मुद्दे हैं, वो एक है चाइना वाला, जिसपे प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी रखी। पहले 7 हफ्ते जब वो चुप रहे तो हमारे 20 फौजी जवान शहीद हो गए और कैसी कैसी घटनाएं हुई जो 1962 के बाद मुझे लगता है कि वो रिपीट वैसा ही धोखा चाइना ने दिया हमें, और उस पर भी उनका कुछ सामने कंट्री को साथ लेने की बात नहीं हुई। और एक और इशू जो पेट्रोल रहे और डीजल की प्राइसेस, जो इतिहास बन गया कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पहली बार देश में डीजल जो है वो महंगा बिक रहा है और पेट्रोल सस्ता, और जिसकी वजह से सभी चीजों का प्राइस राइज हो रहा है, इन्फ्लेशन ग्रो कर जाएगी, इकोनॉमिक क्राइसिस है, अनएम्प्लॉयमेंट है, कोरोना से कैसे फ्यूचर में लड़ना है, उस सभी चीजों का कोई जिक्र नहीं था। ये तो एक जनरल एडवाइजरी भाषण था कि ये तो एक प्रवचन था कि जो था, मगर इसके बीच में कुछ निकला नहीं है कुल मिला के। डॉक्टर राशिद, आप जानते हैं, लोग भी कहते हैं कि एक उम्र होती है जिसमें नेचर और सिग्नेचर नहीं बदल पाते हैं। कांग्रेस बड़ी पुरानी पार्टी हो चुकी है और मुझे लगता है कि आपको सबूत मांगने की आदत नहीं गई है और आप बार बार इसी तरह से सबूत मांगते हैं, सर्जिकल स्ट्राइक हो, एयर स्ट्राइक हो। अब आप ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री बताएं कि कितने चीन के सैनिक अंदर आ गए, कितने फीट अंदर आए हैं, तो ये क्या इस तरह की स्ट्रेटेजी ओपन करने की जरूरत होती है? नहीं, मुझे लगता है कि कोई भी सबूत नहीं मांग रहा है। हम ये कहते हैं कि क्या हुआ उसके बारे में चर्चा की जाए, और चर्चा आप आल ये देखिए कि आल पार्टी मीट तो बुलाई थी। नहीं, आल पार्टी जो मीट मिलाई, आल पार्टी मीट में इतनी देर के बाद बुलाई गई और उसमें जो क्वेश्चन उठाए गए, जो बात की गई कि किस तरह से चाइना को टैकल किया जाए, उस पर तो कोई सुझाव सरकार ने एक्सेप्ट ना किया ना लिया किसी से। वो तो एक ब्रीफिंग दी और उसके बाद आज तक उसका कोई फॉलो अप भी नहीं है। सो चाइना तो एक मुद्दा है, बड़ा मुद्दा इस वक्त देश के सामने, वो भी है सबसे बड़ा, जिसपे ये सरकार और मोदी जी खास करके खुद जो है वो बुरी तरह से फेल हो गए। और मुझे लगता है कि ये फेलियर का एक और कारण भी है, जिस तरह से 1962 में हमें धोखा दिया था चाइना ने, पीठ के पीछे छुरा घोंपा था। बिल्कुल प्रधानमंत्री की जो इंटेंशन थी वो अच्छी थी चाइना के प्रति, और वैसा ही धोखा इनको भी लगा है, मोदी जी को, और पूरे देश को लगा है, हमें भी लगा है। हम सारे इकट्ठे हैं इस बात पे, मगर मोदी जी को इसमें पहल करनी पड़ेगी और इसमें इस तरह से काम नहीं चलेगा, छुपाने से कुछ जाता नहीं है। हमको अग्रेसिव स्टैंड चाइना के खिलाफ जो है वो हर फ्रंट पे लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, इस वक्त अपेक्षा की जा रही थी, दिन भर से जो युवा थे, जो ताजर बिजनेसमैन था, वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि पेट्रोल और डीजल पे कुछ ना कुछ रायत, कोई ना कोई बड़ी बात की जाएगी। 22 बार से ज्यादा पेट्रोल की और डीजल की कीमतें जो है तेल की बढ़ चुकी हैं। तो क्या होगा इस देश का जब प्रधानमंत्री इतना बड़ा भाषण दे देते हैं और एक लफ्ज पूरी जनता आक्रोश में है, पूरा देश नहीं बोलना चाहते। तो ये मोदी जी का एक स्टाइल जो है उस पे वो क्वेश्चनेबल है। ये वन मैन शो की जो राजनीति है, ये डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। हम इसके खिलाफ हैं और हम चाहते हैं, जैसे आप देखिए ये जो स्कीम है कि जिसके तहत राशन सबको मिलेगा, पर सवाल यह है कि अभी तक कोरोना का जो मेजर
डेज चल रहे हैं, अभी तक कितना इंप्लीमेंटेशन हो गया और कहां कितना कितना अनाज बचा है, उसका कोई प्लानिंग नहीं है, कोई एग्जीक्यूशन नहीं है। भाषण बहुत अच्छा है और भाषण में तो यकीनन मोदी जी का जवाब नहीं है, मगर काम करना नहीं आता। उसका जवाब इकोनॉमिक क्राइसिस को देख लीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट को देख लीजिए, किसी भी चीज को देख लीजिए, हम देख लेंगे। 2400 इंक्लूजन इनके 6.5 साल के दौरान चाइना कर चुका और पिछले 10 साल में मनमोहन सिंह का जो टेनर था उसमें 700 कुछ इंक्लूजन्स थे। तो ये आप खुद ही आंकड़े देख लीजिए कि लाल आंख कौन दिखाना है। डॉक्टर राशिद, बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। भाजपा वाले कहते हैं कि कांग्रेस का हाथ जो है चाइना के साथ है, चाइना से फंडिंग भी आती रही है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के 10 साल के कार्यकाल में चाइना क्यों अंदर आता? ये भाजपा कहती है, ये भाजपा कहती है। देखिए, बड़ी अच्छी बात दूर तक जाए तो अच्छी बात है, बात क्लियर होनी चाहिए। थैंक्स फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। बड़े सारे लोग इस बात को सोशल मीडिया पे एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहे हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन को चाइना का जो है एक स्टडी के लिए इतना फंडिंग आया। ये एक संस्था है, आज एक और संस्था हमारे देश में बन गई है। राजीव गांधी फाउंडेशन एक संस्था है जिसका ऑडिट होता है, पब्लिक डोमेन में सारे फंड्स हैं, सारी चीजें और सारी डिटेल्स हैं। हमारे प्रधानमंत्री साहब का भी एक ट्रस्ट है, पीएम केयर एक ट्रस्ट है, जिस ट्रस्ट का कोई पता नहीं, कोई कैग के अंडर नहीं, कोई पब्लिक डोमेन में नहीं, कुछ नहीं, और जिसको चाइनीज कंपनीज ने, पेटीएम जो है मेजर चाइना बेस्ड कंपनी, 100 करोड़ रुपया दिया, टिकटॉक ने कितना दिया, दूसरे ने कितना दिया, Xiaomi ने कितना, रेडमी, एमआई कितना कितना पैसा दिया। तो ये पैसा किसको जा रहा है? बीजेपी को आत्मनिर्भर करने पे जा रहा है। तो रहा डॉक्टर साहब की सरकार के बीच में अंदर आने का, चाइना के इंक्लूजन का सवाल, तो मैंने कहा 700 कुछ इंक्लूजन हैं टोटल 10 साल में, और मोदी जी के 6.5 साल में 2400 कुछ इंक्लूजन हैं। आप अंदाजा लगा लीजिए कि कहां तक डिफरेंस है और क्या चीजें हैं। एक बात और रही, पीछे की बात, इतिहास अलग है, हम पिछली चीजों को ब्लेम करके आगे ठीक नहीं कर सकते। अगर कल किसी ने गलती की थी तो आज मैं नहीं कह सकता कि मैं भी गलती करूंगा और ये मेरी बड़ी गलती है। अगर कुछ कमियां रही होंगी तो ऐसी बात नहीं कि आज ये सरकार उससे बच सकती है। मुझे लगता है कि देश की जनता को, देश के लोगों को पूरा अधिकार है कि वो सरकार से पूछे। सवाल इनसे आज पूछा जा रहा है और ये हमेशा हर चीज में चाचा नेहरू को ले आते हैं, तो इससे बात बनने नहीं वाली। अब देश जाग चुका है। जिस मौके पर जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बहुत सारे अच्छे दोस्ताना रिश्ते यूएसए के साथ बने, स्वाभाविक है रशिया के साथ अच्छे दोस्ताना, फ्रांस के साथ अच्छे दोस्ताना रिश्ते बने, तो स्वाभाविक सी बात है चाइना भी नाराज होगा और शायद यही उसकी बौखलाहट है। ये बीजेपी वालों का कहना है। नहीं, ये जरूर है कि हमारा जो वाजपेयी जी के दौरान ही ये काम शुरू हुआ था 2002 के बाद, और खासकर डॉक्टर मनमोहन सिंह एक आयरन मैन की तरह जब खड़े हुए, आपको याद होगा न्यूक्लियर डील पे उनका क्या स्टैंड था, और ओबामा के साथ मिलकर उन्होंने वो ऐतिहासिक कारनामा अंजाम दिया, और उसके बाद वो पॉलिसी जो है इस सरकार ने भी उसको टो किया। बहरहाल यूएस से कुछ सब्सटेंशियल हम ले नहीं पाए। यूएस हमसे बहुत कुछ ले गया, हमारे वीजे कैंसिल कर दिए, हमारी चीजें, हमारे ट्रेड एग्रीमेंट में हमें वो फायदा नहीं हुआ जो होना चाहिए था। बाकी चीजों में हमें अपना पार्टनर जो है लाइक नेटो पार्टनर तो नहीं हम बने, बट लाइक नेटो पार्टनर भी बना लिया, सब कुछ बना लिया। हमें वापस क्या दिया? रशिया का मामला है तो वो हमारे पहले फ्रेंड कंट्री था, बट पिछले 6 साल में पहली बार इतिहास में है कि रशिया का डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान, एक जो हमारा एनिमी मुल्क है, उसमें आकर के एक समझौते पर डिफेंस का दस्तखत करके गया। तो हमने छोड़ा किसको? फ्रांस की बात करते हैं, फ्रांस हमें भी हथियार बेचता, पाकिस्तान को भी हथियार बेचता है। तो जो हमारी इंटरनेशनल पॉलिसी है, मोदी जी ने जाके हमारे जो प्रवासी भारतीय हैं उनको भाषण दिए हैं, बड़े बड़े भाषण दिए हैं, बड़ी बड़ी गैदरिंग्स हुई हैं, भारत का बहुत अच्छा नाम हुआ है, मैं कहता हूं, पर कुछ उससे निकल के नहीं आया है और सभी देशों के सामने हमारी पोजीशन कमजोर पड़ी है। और खास करके चिंताजनक बात यह है कि भूटान ने पानी रोक दिया है, नेपाल जो है बॉर्डर बंद करने की बात कर रहा है, पाकिस्तान से पहले हमारे संबंध खराब है, चाइना से इस वक्त जंग हो रही है, श्रीलंका हमारे हाथ से निकल चुका है, बांग्लादेश सीईए के मुद्दे पर हमसे बहुत बुरी तरह से बरहम है। तो बचा कौन है? तो ये जो मोदी जी की इंटरनेशनल फॉरेन पॉलिसी थी, ये बुरी तरह से किसी काम की नहीं, बुखलाहट की पॉलिसी थी। और चाइना जो है वो इस वक्त इकोनॉमिक सिचुएशन में जो है हमारा फायदा उठाना चाहता है, यूएस को भी दुनिया भर को आंख दिखा रहा है, वो एक रॉग नेशन है। और उस रॉग नेशन के लिए मुझे लगता है कि सारा देश इकट्ठा है, सारी पार्टियां इकट्ठी हैं, किसी में कोई मतभेद नहीं, और उसको ईंट का जवाब पत्थर के साथ दिया जाएगा। हमारी सेना देगी, हमारी सरकार देगी। करते हैं, लेकिन आपने कभी भी चाइनीज प्रोडक्ट के खिलाफ प्रदर्शन नहीं किया, फिर भाजपा शक करती है आप पर।
देखिए, चाइनीज प्रोडक्ट्स जो हैं ये हम चाहते हैं कि जो सरकार इसमें जो भी डिसीजन ले, हम उसके साथ हैं, हम उसके खिलाफ हैं। और आज सरकार ने जो निर्णय लिए, कल लिए, उनको बिल्कुल समर्थन करते हैं। पर राहुल गांधी जी ने, आपको याद होगा, ओपनली खुल्लम खुल्ला जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो अभी अप्रैल के लास्ट वीक में गवर्नमेंट को चेतावनी दी थी कि हमारी कंपनीज को चाइना हथियाने की कोशिश करेगा इस वक्त। जैसे एचडीएफसी में उसने शेयर खरीद लिया था, उसके बाद भी इंडियन कितनी कंपनीज में निवेश चाइना की कंपनीज कर चुकी। और अभी हाल ही में 6-7 दिन उधर से चाइना में हमारे फौजी जवान शहीद हो रहे हैं, और उधर से चाइना की कंपनी जो है वो गुजरात के अंदर एक बड़ा एमओयू साइन करती है, एक कट्ठा प्लान इन्वेस्टमेंट का, महाराष्ट्र में करती हैं, और कितनी सरकार की वो है। और सरकार की जो सबसे बड़ी बैक्ड कंपनी है, कंसेप्ट है पेटीएम, वो तो चाइना बैक्ड है। पीएम के खुद जितनी ऐप हैं, MyGovernment.in जो है, उसके ऊपर भी जो मशीनरी और जो टेक्नोलॉजी जो काम करती है वो चाइना बेस्ड है। तो मुझे लगता है कि इस पे भी इस देश इकट्ठा है और हम भी इकट्ठे हैं। इसमें बीजेपी और कांग्रेस वाली कोई बात नहीं। बीजेपी के दोस्तों को चाहिए कि ऐसी चीजों पे ज्यादा एक्सप्लॉइटेशन करने की जरूरत नहीं। देश इकट्ठा है, हम इकट्ठे हैं, हम आपके साथ हैं, आप देश के, और हम मिलकर देश के साथ हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकों, बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।